भटक गए उसमें। दरअसल जी, बड़ा मुद्दा है बड़ा दरअसल के। मुद्दा है सर, मैंने देखा, पढ़ा भी है, पूरा देखा भी है उसको। जी, जी, ये एक्चुअली क्या फिर है, आप बताइए सर। जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, उसको देखने के लिए, उसको झेलने का जो एक तरीका बनाया जा रहा है ना दुनिया में, क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ये हाल-फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चे में बना हुआ है और सबसे बड़ा समस्या है एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है? तो दरअसल कंपनियाँ क्या करती हैं कि वो इस प्रकार की चीज़ें बनाती हैं कि वो मतलब आप खुद अपना फ़ोन याद करें तो क्या होता है कि 1 से 2 साल के बाद वो चलता ही नहीं, है ना? या तो उसका सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है या धीरे-धीरे स्लो हो जाता है या बैटरी डेड हो जाता है। तो क्या हुआ है कि विश्व के मतलब ऐसे कोर्ट जो हैं अलग-अलग जो इस पे विचार करती हैं या कुछ एनवायरमेंटल जो सम्मेलन होता है उसमें ये विचार रखा गया और तब वहाँ से ये अवधारणा आई है राइट टू रिपेयर की। इसमें क्या है कि कोई भी जो कंपनी है, कोई सामान बनाती है, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को यूज़ करती है अपने सामान में, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप या जो भी हो, उसमें इस प्रकार की चीज़ें यूज़ करती हैं कि वो सिर्फ़ वही कंपनी दे पाती है, ठीक है? तो राइट टू रिपेयर के तहत ऐसा एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप मोबाइल को रिपेयर कर पाएँगे, है ना? थर्ड पार्टी मतलब जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं सिर्फ़ उसी से नहीं बल्कि उसके अलावा भी कहीं भी आप उसको रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है? तो रिपेयर कराने का अधिकार ही राइट टू रिपेयर है ना? और रिपेयर करने के लिए हमको फिर से उस मदर कंपनी के पास नहीं जाना पड़े, इसलिए इस अवधारणा को लाया जा रहा है। तो इस प्रकार है और इससे इसके अलावा भी इसमें कई चर्चाएँ उठी हैं, तो उसको आप देख सकते ऑफ कोर्स। हैं। जी सर। और इसमें एडिशन ये है सर कि जो राइट टू अरे रिपेयर है। जी, जी। जी रजनी कुछ बोलना चाह रहे हैं? को चार्ज कर सकते। दूसरी बात, जो इनमें प्रॉब्लम ये था कि जो कंपनियां हैं वो जो वारंटी देती हैं, वारंटी को लेकर के काफी समस्याएं कंपनियां पैदा कर रही थी। वारंटी जो देती हैं तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप कहीं से थर्ड पार्टी से सर्विस करवा लेते हैं या थर्ड पार्टी से सामान को खुलवा लेते हैं तो फिर आपकी वारंटी क्लेम नहीं रह जाती है। ये ऐसा इतिहास में भी नहीं होता था। आप जानते हैं कि भारत के जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे, चाहे आप जो 5 हॉर्स वाला मशीन आता था या और भी कोई जो पुरानी हमारी गाड़ियां आती थी, उसके एक-एक पार्ट पुर्जे टोटली अवेलेबल हुआ करते थे। और वो आप जानते हैं कि हर घर के आसपास में कुछ ना कुछ मैकेनिक रहता था। जैसे राजदूत मोटरसाइकिल होता था, वो कितना भी खराब हो जाए, वो कितने लंबे समय तक उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती थी। 2-4 पार्ट पुर्जे खराब होते थे, वो पार्ट पुर्जे जो स्पेयर्स पार्ट होते, वो मिल जाया करते थे। कंपनियों ने ऐसा किया, एक तो इनके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन क्या कर दिया कि उनको सर्किट के तरह तौर पे डिजाइन करना स्टार्ट किया। आप आज के आपके मोबाइल का बैटरी खुलता तक नहीं है, वो खुलवाना है तो उसी के शॉप पे जाइए। एक तो कंपनी का जो बेनिफिट मॉडल है वो ये है कि बेचने वक्त जो है कि मोबाइल का कम दाम रखा जाएगा, जब आप रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे या उसके कुछ पार्ट्स चेंज करवाने के लिए जाएंगे उसमें बहुत हैवी प्राइस लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इससे भी मुक्ति मिलना है। जो आदित्य सर बता रहे हैं आप लोगों को कि ई वेस्टेज, ये ई वेस्टेज इतना बड़ा समस्या है। आपके जो लोकल वेस्टेज है या और वेस्टेज है उससे ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि आपका जो ये सीएफएल होता था, इससे मरकरी का जो ई वेस्ट निकलता था, ये इतना घातक है। मिनीमाटा डीडी जो होती है मरकरी, आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से, और दूसरी बात है कि इसमें जो ग्लोबल सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि कंपनियों को कहा गया है कि अगर आप थर्ड पार्टी से आप नहीं चाहते हैं कि मतलब कि सामान को रिपेयर करवाया जाए, तो जितनी दिन तक वारंटी है, वारंटी में एक फिक्स प्राइस रखें कि उसमें कोई सर्विस चार्ज ना लग पाए और वारंटी पीरियड में उस सामान को ठीक करके दें। आउट ऑफ वारंटी जब हो जाती है, उस प्रोडक्ट को कैसे खोलना है, अगर आप सर्किट के थ्रू बनाते भी हैं तो उस प्रोडक्ट को कैसे खोलना है, उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये सारी सुविधाएं जो है कि आप उसको लिख करके पूरा दें। और साथ के साथ जो आउटडोर टेक्नीशियन है यानी थर्ड पार्टी टेक्नीशियंस है, उनको आप ट्रेन करें और उनकी एक लिस्टिंग दें शहरों में कि यहाँ पे जो है जाके आप ठीक करवा सकते हैं, मेरा सामान 1 साल के वारंटी के बाद भी यहाँ हम सामान मिलेगा। दूसरी बात, ये सारी कंपनियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है एटलीस्ट 10 साल तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का स्पेयर पार्ट आपको देना ही पड़ेगा। होता क्या है आज के समय में, जो मोबाइल है, जैसे आप मोबाइल का देखिएगा 3 साल 4 साल होते होते उसके स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं। सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, मोबाइल के साथ साथ फ्रिज है और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट्स आपको देने ही होंगे। 10 साल तक मार्केट में सप्लाई करने ही होंगे, चाहे उसकी डिमांड कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। आप देख लीजिए हीरो होंडा का जो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल वगैरह या और भी कुछ मॉडल्स के मोटरसाइकिल हैं, ये किसी भी सेक्टर में ऐसा हो सकता है, वहां पे उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते ही नहीं है। मैकेनिक बोल देता है कि सर इसका स्पेयर पार्ट मिलेगा ही नहीं, तो लोग मजबूरी में भी वो सामान को फेंकना पड़ता है। फेंकना इन द सेंस कि वो ई वेस्ट को जनरेट कर रहा है। तो उसको रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके, इसलिए ये जो है मुद्दा काफी चर्चा में रहता है। इसके हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है और भी इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है सर एक बात मैं रख सकूं, जी, बोलिए। अगर आप इजाजत।
हाँ हाँ सर सर राइट टू रिपेयर जो आया है तो कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेगा कि गवर्नमेंट की जो योजना है कि 2030 तक हम जो राष्ट्रीय स्क्रैप नीति जो गवर्नमेंट ला रही है, हम्म, ठीक है, तो क्या ये उसको कंट्राडिक्ट तो नहीं करेगा सर? ये मेरा एक सोच है। अच्छा ठीक। बाकी आप बताइए सर कि क्या ये कंट्राडिक्ट कर रहा है? क्या हमको कंट्राडिक्शन लग रहा है? क्या कि सरकार चाह रही है कि जो भी 8 साल या 7 साल से जो है या हम्म 10 साल से पुरानी चीजें हैं हम्म, उनको स्क्रैप किया जाए। नहीं देखिए, ठीक है, ठीक ठीक तो समझ। उस चीज के लिए जो है क्या ये कंट्राडिक्टरी कंट्राडिक्टरी नहीं होगी या होगी? नहीं होगी? ठीक है, कोई बोलना जी चाहेंगे सर। इस पे? नहीं तो मैं बताएंगे, हम बताएंगे। कोई कुछ बताना चाह रहे हैं इस पे? देखिए जो राइड क्या कहते हैं, स्क्रैप पॉलिसी लाई गई वो किसके लिए सर लाई गई? मुझे हाँ बोलिए, जल्दी ये बोलिए। तो वाहनों के लिए लाई गई है। तो जो इसमें पुराने वाहन हैं उनके लिए लाई गई है ये नहीं, वाली स्क्रैप नीति। जी। देखिए सर, इसमें स्क्रैप नीति में जो है ये है कि पुरानी वाहन ही नहीं है, इसमें पुराने जैसे मशीन्स हैं हाँ इसमें साफ साफ कहा गया था कि पुराने जो मशीन्स हैं हाँ उनके लिए ये स्क्रैप नीति लाई गई है। तो इसमें थोड़ा स्पष्टता हम चाह रहे थे कि हो सकता है कि जो है ये इस नीति को जो थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा हम क्लियरेंस ठीक चाह रहे ठीक थे। ठीक। आपका कहना एक वाहन ही नहीं है बल्कि और भी पुरानी मशीन से। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि पुराने वाहन या पुराने मशीन, तो सरकार कैसे किन सारे चीजों पुराने वाहन या पुराने मशीन को स्क्रैप करवाना चाह रही है जो कि पोल्यूटिंग है? ऐसा कुछ है कि मतलब कि एसी का अगर कुछ पार्ट खराब हो जाता है जो नॉन पोल्यूटिंग है, उसको स्क्रैप करने के लिए सरकार कह रही है? बिल्कुल नहीं कह रही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसी लाई गई है स्क्रैप पॉलिसी, मान लीजिए मोबाइल का चार्जर है, वो 10 साल तक चलता है, तो आपको समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, किन्हीं को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या और भी जो गैजेट्स हैं उनके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। और जो पॉल्यूटिंग है, जैसे कि BS4 से BS6 पे शिफ्ट किया गया, ऑब्वियस सी बात है, कहीं कहाँ पे वो पेट्रोल यूज कर रहा था, लेड मिलाया हुआ पेट्रोल, कितना उससे सल्फर और शीशा निकलता है आपको पता है? जो वो क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है गाड़ी गाड़ी के इंजन से। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इथेनॉल की पॉलिसी की तरफ बढ़ेगा तो वहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैप करने के बाद भी हम लोग पॉल्यूशन को ही कंट्रोल कर रहे हैं, रीयूज की तरफ बढ़ रहे हैं, रिसाइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर के। मुद्दा क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पॉल्यूशन है, उसको कम करना है। ठीक है, मेन मुद्दा तो ये है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, तो आगे बढ़े। कुछ और भी मुद्दे इस तरीके से हैं, ये क्या कहते हैं, स्क्रैप पॉलिसी, और दूसरा क्या हो कहते हैं आपका, ये जो था अभी कौन सा मुद्दा हम लोग इसके मतलब कि पहली बार जुड़े हैं क्लास में शायद, या फिर नहीं जोड़ रहे हाँ। हैं कुछ? यस सर। नहीं दोनों सर, टॉपिक पढ़ाए पहली थे बार हम। जुड़ा। ठीक, कोई बात एक नहीं। पहली सर बार आप जुड़ा। पढ़ाए थे सर, लेकिन उसमें एक बात अब सर बताना बोल रहे थे कि बताऊंगा, फिर नहीं बताए क्या सर। क्या बताइए। मतलब बोले थे कि हाँ हाँ, आप ये बोले थे हम्म, कि मतलब कि और मतलब अदर रिलीजन को क्यों नहीं मौका मतलब मिलेगा। किसमें? जैसे मतलब इसमें बोला ना सर, हिंदू सिख ईसाई जैन हम्म, बौद्धिस्ट ये सब है, तो और बाकी वो भी तो तो है ना, जैसे क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए? देखिए, गृह आखिर मंत्री वो भी तो अमित शाह ह्यूमन जी राइट। ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है कि अगर हम किसको नागरिकता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम एक सार्वभौम कंट्री हैं, सुवरेन कंट्री हैं, और ये हम ही डिसाइड करेंगे कि हम किसको नागरिकता देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, ये स्पष्ट कर दिए थे गृह मंत्री जी। और कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं तो वेल्थ वेल्थ टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हमको समझाना है। आदित्य सर चले गए क्या? बोलिए, कोई सवाल है तो बोलिए। एक मिनट, जस्ट एक सेकंड वेट करेंगे। है ना कि आप जो पढ़े हैं इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं पढ़ पाए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये नागरिकता कितना 2015 के 21 दिसंबर तक का डेट था, उसी जी जी। एग्जैक्ट में डेट बोल रहा हूँ। मान लीजिए 31 दिसंबर 2015, ऐसा ही मान लीजिए ये डेट, हाँ 31 दिसंबर ही शायद है, 31 दिसंबर 2014 2014 2014। 14 है शायद। 2014 है। ठीक ठीक, समझ लीजिए जो जी भी सर। 2014 में स्पष्ट तरीके से कहा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग हमारे देश में 3 कंट्री के सिक्स रिलीजन के जो आए हुए हैं, उनको जो है कि हम नागरिकता देंगे। इनका इन्होंने ऐतिहासिक ट्रेल ये निकाला है कि नेहरू जी और सरदार पटेल साहब ने उसमें कहा था कि अभी जिस देश के लोग भारत के पाकिस्तान में जा रहे हैं, या पाकिस्तान के भारत में आ रहे हैं, या फिर और भी देशों से जो भी माइग्रेशन हो रहा है,
चूंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था उस टाइम पे, तो ये कहा गया था नेहरू जी के द्वारा और सरदार पटेल साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोग जहां हैं वहीं रह जाइए, इस तरीके से खून खराबे के बीच जो है कि अपना ट्रांसफर मत कीजिए, इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में मत आइए। समय आने पे जब सही शांति हो जाएगा सब जगह, तो हम लोग जो है कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको नागरिकता का प्रावधान कर देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई नागरिकता का प्रावधान का व्यवस्था नहीं किया गया। तब फिर जाके अमित शाह ने कहा कि उस भूल को हम आज सुधार रहे हैं और हम नागरिकता दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले भी जो भी नागरिकता देने के और भी कोई प्रावधान थे, वो बंद नहीं हुए हैं। कोई भी प्रावधान बंद नहीं हुए हैं। ये एक नया प्रावधान जोड़ा गया है उन रिफ्यूजियों के लिए, उन माइग्रेंट्स के लिए सिर्फ। ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम को है प्रावधान, बिल्कुल है प्रावधान, उसमें कोई डाउट ही नहीं। कौन सा प्रावधान अमित शाह जी ने बंद किया है? कोई प्रावधान बंद तो नहीं किया है। ये नए रास्ते खोले गए हैं, और वो भी सिर्फ नए रास्ते 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले उन लोगों के लिए खोले गए। ठीक है। तो अगर कोई मुसलमान है, वो पाकिस्तान से हैं, उनके जो भी नागरिकता लेने के अधिकार हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं ऐसे ही। बस इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ही तो थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो ठीक है, वो 1987 में हुआ, फिर 2003 में उसमें चेंजिंग आया था। जो सिटीजन हमारा नागरिकता एक्ट है 1955 का, उसी में तो सारा चेंजिंग किया गया। उसके रूल्स को, उसके कुछ नॉर्म्स को आसान बनाया गया है। इसमें और तो कोई नया चीज किया नहीं गया है। ठीक है। हाँ सर, आदित्य सर। जी सर, और इस तरह का प्रावधान जो है इससे पहले भी किया जा चुका है। विश्व युद्ध के समय में जो भारतीय सैनिक बाहर कई देशों से लड़े थे, तो उनको लाने के लिए समय समय पर, जैसा मुझको याद आ रहा है सर, शायद सूडान या ऐसा और कोई एक दो देश है, अफ्रीकी देश था, वहां से उन लोगों को लाने के लिए कुछ समय के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया था। और अभी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 1955 का जो नागरिक संशोधन है ना, वो जैसे लागू था उस तरह लागू ही है। बस ये सिर्फ ये 3 देशों के जो आप बता रहे हैं उनके लिए ये कुछ समय के लिए प्रावधान है ना। इससे पुराना जो है वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो जैसा था वैसा लागू रहने वाला है। तो ठीक है, तो इसमें कोई और कोई डाउट है किन्हीं को? बोल लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो ही चुका है। पूछिए किन्हीं को कोई डाउट है तो। हेलो हेलो, यस सर, कोई है कोई डाउट या आगे बढ़े? यस सर, आगे होंगे। ठीक, हाँ ठीक, ओके, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा मुद्दा है वो वेल्थ टैक्स से रिलेटेड मुद्दा है। ये भी काफी चर्चा में रहता है। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी कुछ रिपोर्ट आए हुए हैं, उस रिपोर्ट के कारण जो है कि ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। ये ओवरऑल मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है, और अभी जो रिपोर्ट आया है वो काफी भयावह है। वेल्थ रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का एक रिपोर्ट आया है। ठीक है। इसमें कई सारे रिपोर्टों का जिक्र है, जैसे कि इंडिया इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 2022-23 का एक रिपोर्ट है। उसके बाद आगे भी आपको दिखेगा यहाँ पे एक जो है कि यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट आई है। तो कई सारे इसमें रिपोर्ट हैं, और इसके बाद फिर हम लोग इसके जो फेवर में है आर्ग्यूमेंट्स, जो अगेंस्ट में है आर्ग्यूमेंट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये काफी लंबा टॉपिक है, और हम प्रयास करेंगे कि अभी के अभी जो है कि इस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाए, ताकि बार बार ये न्यूज में रहे तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़े। ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वाली, वो वर्ल्ड वाला ये रिपोर्ट बता रहा है कि टॉप 1% डोमिनेंस वाले जो लोग हैं, जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, उनके पास जो है कि 66% यानी कि 2/3 ऑफ द वेल्थ है। ये काफी भयावह है। और बॉटम जो 50% लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के, मतलब अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो जो और बॉटम के 50% लोग हैं, उसके पास मात्र और मात्र 2% वेल्थ है। आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा खेत है आपके पास, कि एक इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है, जिसमें कि 1% लोगों के पास जो है कि 2/3 ऑफ द जमीन चला जाए, और 50% लोगों के पास इतना 2% इसका जमीन जाए, जहां की 50% लोग रह रहे हों, या धन ही या पैसे की बात करें, तो आपको देखने में भी यह काफी भयावह लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। उसके बाद जो इंडिया वाली रिपोर्ट आई है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट इन इंडिया, ये रिपोर्ट बता रहा है कि अभी जो स्थिति है भारत का इनकम इनइक्वालिटी का, वह जो है कि अंग्रेज के समय से भी बेकार चला गया है। कहने का मतलब कि जितना इनकम इनइक्वालिटी गरीब और अमीर के बीच में खाई अंग्रेजों के टाइम में था, उससे ज्यादा कहीं खाई अभी बढ़ गया है। आप सोचिए ना कि अडानी के पास कितनी संपत्ति और आपके पास कितनी संपत्ति। रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि 14-15 हजार रुपए जो महीना कमाते हैं ना, वो टॉप 5-10% वेल्दी लोगों में से हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि 14-15 हजार रुपया तो आम आदमी कमा रहा है।
मतलब कि आम आदमी से भी जो नीचे लेवल के आदमी है उसकी स्थिति और भी खराब है देश में। ये बहुत ही खराब स्थिति है। जो गरीबी होती है वो भी कई तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, आपको पता होगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब वो पॉवर्टी है जहाँ की बेसिक नेसेसिटी जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इंटरनेट ये सब की बात होती है जो वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। दैट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब कि वो पूर्ण रूप से गरीब है। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी कि हम जो है कि अपने जिला के डीएम के मामले में कितना गरीब है, हमारे जिला के डीएम साहब या फिर हमारे जिला के जो उद्योगपति साहब हैं वो अडानी के मामले में कितना गरीब है। अडानी उसके सामने अमीर हो गया ना। दिस इज द रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब मसला रिलेटिव है। ठीक, समझ रहे हैं ये दोनों पॉवर्टी को। तो उसी तरीके से जब ये अभी हमारे देश से क्या हुआ है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कुछ कमी आई है। जो आप पढ़े होंगे नीति आयोग वाला रिपोर्ट की 25 करोड़ लोगों को फिर से, मतलब कि इस बार के बजट में भी ये दिया गया था, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए हैं। वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव इनकम इक्वलिटी की जब बात करेंगे तो वहां पे जो है कि मुद्दा बहुत बेकार चला गया। आप देखिए अडानी अंबानी के पास कितना वेल्थ। ठीक है, तो आंकड़े क्या कहते हैं उस पर आते हैं हम लोग। जो इंडिया वाला वेल्थ रिपोर्ट ये कह रहा है कि टॉप 1% यानी कि अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास इंडिया के वेल्थ का 40% हिस्सा है। 1% लोगों के पास 40% हिस्सा है। और नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय होती है उसका 22.6% यानी करीब करीब 23% पैसा जो नेशनल इनकम का है यही टॉप 1% के पास चला जाता है घूम फिर के। पॉलिसी हमारी ऐसी हो गई है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वलिटी वाले जो देश हैं उनमें से इंडिया भी एक है। मतलब कि गरीब और अमीर के बीच की खाई इंडिया में इतना ज्यादा है कि वर्ल्ड के टॉप देशों में से ये भी एक देश है। ठीक है, आफ्टर कोरोना क्या हुआ है, ये इनइक्वलिटी की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है और ये खतरनाक है किसी भी देश के लिए। दंगे फसाद होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर इस तरीके का कहानी बना रहा तो। आफ्टर कोरोना क्या हुआ है कि 66% जो वेल्थ जनरेट हुआ है, सॉरी 100 में से 100% वेल्थ में से 66% वेल्थ जो है कि इन टॉप अमीरों के पास चला गया है। और मात्र 2% पैसा जो है कि नीचे के 50% लोगों को गया है। आप सोच सकते हैं कि पॉलिसी हमारी जो सोशल वेलफेयर की पॉलिसी होती है वो सरकार किस तरीके से बना रही है, जो ये स्थिति आ गई है। इसका मतलब क्या है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेशन से। आपको पता है टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है। ये सब समझ में आता है ना, ये समझाना पड़ेगा। बताइए कितने लोग जानते हैं व्हाट इज द रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? समझाना पड़ेगा सर। ठीक, वो भी बता देते हैं। तो आप ये सीधा सीधा समझिए कि जो टैक्सेशन होते हैं वो जो इनकम जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं दैट इज द रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, उसके बाद इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है उसमें कास्केडिंग इफेक्ट वगैरह भी होती है। ये सारा जो टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स के भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन सिस्टम पहले करता क्या है उस चीज को हम लोग जानते हैं। क्या करता है टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, टैक्सेशन सिस्टम क्या करता है हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में टैक्सेशन सिस्टम का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो बताएंगे क्या होता है टैक्सेशन का मतलब? टैक्सेशन का मतलब है कि कराधान हो गया कि आप जो है कोई सुविधा अगर चाहते हैं सरकार जो बनती है, हम ही लोगों से सरकार बनती है, तो सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारी बेसिक नेसेसिटी जो है उसको पूरा किया जा सके। तो उसके लिए जो संसाधन होते हैं उसका जो है सही रूप में जो है वितरण हो सके। एक तो ये, दूसरा ये कि संसाधनों का वितरण इस रूप में हो कि जो जिनके पास जो है जो समझ गए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहना चाह रहे हैं। दूसरा है कि फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक गुड्स जो बनाए जाते हैं। हाँ दानिश कुछ बोलना है? दानिश? यस सर, भाई वेल्थ गैप कम हो। ठीक है, और सोसाइटी का डिवीजन बढ़े। ठीक ठीक, दानिश बोलो कुछ बोलना है तो। साथ ही लोगों की प्रति व्यक्ति सरकार का राजस्व का एक स्रोत है। ठीक है, राजस्व का स्रोत है। और सर ये पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, पर कैपिटा इनकम जो है लोगों की भी बढ़े। ठीक, ताकि जो है वो अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तब ना इनकम जो है देश की भी इनकम बढ़ेगी। ठीक ठीक, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। दो मुद्दे टैक्सेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, टैक्स का ये काम होता है। दूसरा टैक्स का ये काम होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो आप देखते हैं कि टैक्स से सरकार आपसे टैक्स लेती है, उसके बदले में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी और सारी सुविधाएं आपको सरकार दे रही है। ये वाला फंक्शन जो है कि टैक्स के माध्यम से ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है।
लेकिन दूसरा टैक्सेशन का एक ये भी फंक्शन है कि आपसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का जो है वो पुनर्वितरण हो सके, यानी कि अमीर लोगों से टैक्स लिया जाए और गरीब लोगों पे आरोपित किया जाए। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो हमारा जो करंट टैक्सेशन सिस्टम है वो ऐसा कह रहा है कि हमारा जो ये फंक्शन है, जो पब्लिक गुड्स को क्रिएट करना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बनाना, जिससे कि आम जनता को, आम जन को सुविधा हो, वो वाला फंक्शन तो काम कर रहा है। लेकिन जब प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में पूरी तरीके से फेल्योर नजर आ रहा है, फेल्योर नजर आ रहा है, तभी तो ये कहा गया है। तो एक कोटेशन था कि रूसो ने कहा था, जब गरीब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं होता है तब वो अमीर लोगों को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये अब लिखना होगा कहीं गरीबी अमीरी के बीच में, तो लिख सकते हैं मेंस में कि जब गरीब लोगों को के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तब वे अमीर लोगों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये रूसो ने कहा था, ये रूसो का कोट है, आप जानते हैं रूसो को, ठीक है। चलिए आते हैं, तो वही टैक्सेशन सिस्टम क्या हो गया कि जो है कि नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर पा रहा। होता क्या है समझिए इस बात को। जो भी हमारे बड़े बड़े सीईओ हैं, कॉर्पोरेट के लोग हैं, आप उनको जानते हैं, अडानी हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रितेश अग्रवाल हो, बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, ये लोग अपनी सैलरी ज्यादा नहीं लेते हैं। और सैलरी जब ज्यादा नहीं लेते हैं तो वो शेयर से, इक्विटी से और अदर जो उनके पास प्रॉपर्टीज होती है उसके से पैसा कमाते हैं। और आप जो इनकम टैक्स लगाते हैं वो एक्चुअली लगाते किसके ऊपर है? सैलरी के ऊपर टैक्स लगा लेते हैं, उनके इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो और भी प्रॉफिट होते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता इनकम टैक्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ जो है ये सबसे बड़ा लूप होल है। इस लूप होल को हम लोग आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। तो लूप होल समझ में आ रहा है कहाँ पे है कि वो अपने, उनकी सैलरी उतनी है ही नहीं, तो आप टैक्स काटोगे कितना? 30% काटोगे इनकम टैक्स में मैक्सिमम, तो भी तो 100 रुपये में से 30 रुपये ही काट पाओगे। लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम हिस्सा है, उनको शेयर से फायदा हो रहा है, उसकी इक्विटी है, उसके वेल्थ है, उससे फायदा हो रहा है, तो अब वहां पे टैक्स लगा ही नहीं पा रही है सरकार, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स जितना लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। और अदर्स इनकम पे, सैलरी पे तो लगता है, लेकिन अंबानी साहब की आप सैलरी सर्च करके देख लो, या अडानी साहब की सैलरी सर्च करके देख लो, या किसी और भी बिलियनियर की सैलरी सर्च करके देख लो, उसकी कंपनी में उसकी सैलरी बहुत होती ही नहीं, ठीक है। उनके सीईओ के बराबर सैलरी होती है, और सीईओ की सैलरी कितने, कुछ करोड़ों में होते, कुछ लाखों में ही होती है। हाँ आरती बोलिए। लगे क्या? हाँ यस यस यस। जैसे कि आपके पास जमीन है, आपके पास कैश है, क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है क्या? आपके घर में पड़ा हुआ कैश है, कोई टैक्स नहीं लगता है। आपके सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन वो उस कैश के रखे हुए सोना के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। आपके घर में कितना भी सोना रखा हो, कोई टैक्स नहीं लगता है। अभी वेल्थ टैक्स का जो बात कर रहे हैं उस पे जाएंगे हम लोग, ठीक, आते हैं इस पे। तो अब क्या कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन के रूप में जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लाया जाए। ये वेल्थ टैक्स बहुत दिनों से डिस्कशन में है, अभी तो ये मुद्दा ही गर्मा गया। वेल्थ टैक्स होगा क्या? वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होगा ऑन द इंडिविजुअल एसेट्स सच एज कैश, शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड, etc। इनके इंडिविजुअल के एसेट के ऊपर, इंडिविजुअल के परिसंपत्ति जिसको कि चल और अचल संपत्ति कहते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। दिस इज द वेल्थ टैक्स। ये एक नए तरीके की टैक्स की बात कर रहे हैं, और ये नया तरीका का टैक्स कोई टैक्स नहीं है। ये टैक्स पहले इंडिया में एग्जिस्ट करता था, और आपको आश्चर्य लगेगा सुन के कि 2015 तक ये वेल्थ टैक्स लगता था इंडिया में। 2015 में मोदी सरकार ने आके इसको हटाया है। अब फिर से बात चल रही है कि इसको लाया जाए। तो क्या था, देखिए, इंडिया का वेल्थ टैक्स एक्ट जो है कि 1957 का था। 1957 में 1% टैक्स जो है कि उनके इंडिविजुअल के एसेट्स के ऊपर, सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं, अब ध्यान रखना है, एसेट्स के ऊपर, एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उस समय जिसकी की जो इंडिविजुअल की वेल्थ हो जाती थी, जो एसेट का जो वैल्यू होता था 30 लाख से ऊपर होता था, पर तो उसके ऊपर जो है कि टैक्स लगा दिया जाता था। और ये 2015 में सरकार ने इसको जो है कि रिपील कर दिया था, यानी कि वापस ले लिया था। क्यों वापस ले लिया था, अभी इस पे भी आएंगे, ठीक है, इस पे भी आएंगे। इसका मुद्दा बहुत भयंकर है, इस पे आएंगे, ठीक है। दो चीजों पे आएंगे, एक यहाँ पे कि इनके जो है कि इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, दूसरा जो है कि ये रिपील क्यों किया गया था। इन दोनों मुद्दों को हम लोग आगे समझेंगे। ग्लोबल सिनेरियो क्या कहता है? ग्लोबल सिनेरियो ये कह रहा है कि वेल्थ टैक्स जो है कि बहुत सारे देशों में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्पेन हो गया, यहाँ पे वेल्थ टैक्स आता है। दूसरी बात यह है कि G20 के जो देश हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, और ये कलेक्टिव वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं। अब अंदाज लगा सकते हैं कि क्यों ये लोग कलेक्टिव वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव वेल्थ टैक्स का मतलब होता है कि भाई G20 के जितने भी देश हैं, सारे देश में 2% या 1% वेल्थ टैक्स लगेगा ही लगेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो अंदाज लगा सकते हैं? जो तनु लिख रही है इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ नहीं है। सबसे मेन कारण इसका ये है कि यहाँ से जो जैसे ही वेल्थ टैक्स लगाएगा, वैसे ही यहाँ से इंडिया से अमीर लोग भाग के दूसरे देश में जाएंगे।
भाई दूसरे देश में भी उतना ही टैक्स लग रहा है, भागोगे कहाँ? ये जानते हैं ना कि टैक्स अच्छा सर, आप ये पनामा पनामा हाँ, पनामा पेपर्स वगैरह जो आप बोल रहे हैं सर, उसी बात की है सर, नहीं इंगित कर रहे हैं जो देखिए, पनामा सर पेपर की बात ये बिल्कुल नहीं स्विस कर रहे बैंक हैं। पनामा देखिए पेपर्स नहीं जो। नहीं, जो टॉपिक को इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिए, समझाना है सभी लोगों को, समझ लीजिए बात को। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में जो है कि वेल्थ टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। हाई इंडिविजुअल जो वेल्थी लोग होते हैं वो इंडिया से स्किप करके दूसरे देश में जाना चाहेंगे, ठीक है? तो स्किप करके अगर मान लीजिए उसको अमेरिका में टैक्स नहीं लगेगा तो अमेरिका चले जाएगा, लेकिन अमेरिका में भी टैक्स लगना स्टार्ट हो जाए, जापान में भी टैक्स लगना स्टार्ट हो जाए, तो वो जाएगा कहाँ? ठीक है, इसलिए दो टैक्स के बारे में चर्चा हो रहा है। एक जो है कि M80 मैट, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट के ऊपर लगाया जा रहा है, लगाने की बात चल रही है। क्योंकि अब जो सेफ हेवन कंट्री होती है वो छोटी छोटी कंट्री होती है, जहाँ की जाके वो क्या बोलते हैं उसको, सेल कंपनी बनाई जाती है, जैसे मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, ये सब ऐसे देशों में। तो वहाँ अमेरिका इस बात को बहुत फोर्स कर रहा है कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है कि कॉर्पोरेट के हर कॉर्पोरेट देशों के लिए लगभग एक तरीके का टैक्स आ जाए। एटलीस्ट 15% हर कंपनी को हर देश में टैक्स देना ही पड़ेगा, वो सेफ टैक्स हेवन हो जाता है कंपनियों के लिए। ये मैट का बात चल रहा है। दूसरा, वेल्थ टैक्स कलेक्टिव इसलिए लगाने की बात चल रही है ताकि इंडिया से, जैसे ही आप पढ़े होंगे रिपोर्ट में, कोरोना के बाद में, कोरोना के पहले भी, इतने लोग, इतने हजार अमीर लोग इंडिया को छोड़ के भाग गए। वो भाग ही इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स लगता है। एक तो इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है, दूसरा ये है कि अगर वो दूसरे देश में चले जाएंगे तो एक तो जो नॉर्मल टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो भी कम लगेगा, और दूसरा वहां वेल्थ टैक्स होगा ही नहीं अगर कोई ऐसा इंडिया में टैक्स आता है तो। ठीक है, वो टैक्स को बचाने के लिए जो है कि देश छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसका ये मुद्दा है। यस सर, एक हेलने माइग्रेशन, हाँ हाँ हेलने आएंगे माइग्रेशन आएंगे, वो रिपोर्ट में लिखा हुआ बोला है गया हेल्थ प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, उसका भी जिक्र किया गया है, उस पर भी आ रहे हैं। है। अब है कि इसके टैक्स के फेवर में और टैक्स के अगेंस्ट में क्या है उसको देख लेते हैं। जो आरती अभी बोल रही थी कि यूरोपियन यूनियन का जो टैक्स ऑब्जर्वेटरी का रिपोर्ट जो आया हुआ है, उसका भी जिक्र है कि अगर टॉप 2756 बिलियनियर के ऊपर 2% अगर टैक्स लगा दिया जाए, 250 बिलियन टैक्स कलेक्ट होगा, जिसका कि इस्तेमाल जो है कि हम हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि वगैरह में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में कर सकते हैं। ये डाटा है, डाटा को ध्यान रखना है। अब देख लीजिए 27,000 क्या कहते हैं, 2,756, यानी कि 2700 लोगों के ऊपर 2% का टैक्स लग जाए तो 250 बिलियन जो है कि टैक्स डॉलर जो है कि टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। ये कितना बड़ा अमाउंट है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, ये मेंस का मुद्दा है, उसको देखा जाए। फेवर में ये कहा जा रहा है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई जो है कि कम होगी। अमीर लोगों को जो है कि सोसाइटी से बहुत फायदा हुआ है, ऑब्वियस बात है कि पुराने समय में अमीर लोगों को सोसाइटी से फायदा हुआ है। अब उनका भी दायित्व होता है कि समाज के गरीब लोगों के लिए वो कुछ करें, तो ऑब्वियस बात है टैक्स देंगे तभी तो कुछ होगा। जैसे ही वो टैक्स देंगे तो उससे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियस बात है कि इनको इन जो है कि इकोनॉमी में काम बढ़ेगा तो नौकरी बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, सीधी सी बात होती है। और अमीर लोग क्या करते हैं, कई बार पैसा होल्ड करके रखते हैं। एक आपको रिपोर्ट बताते हैं, रिपोर्ट नहीं, एक जानकारी ये है, जैसे कि जो बहुत बड़े वो शेयर जो कौन है, वारन बफे हो गए या बिल गेट्स साहब हो गए, ये लोग क्या करते हैं, अपने पास इतने ज्यादा कैश को होल्ड करके रखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग क्यों कैश को होल्ड करके रखते हैं पता है? कोरोना जैसा स्थिति जब आए, या फिर जो अभी इनका जो अडानी के अगेंस्ट में रिपोर्ट आया था, कोई कौन सा रिपोर्ट था? हाँ ब्लूमबर्ग नहीं, ब्लूमबर्ग का था, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था। हिंडनबर्ग। हाँ, तो ऐसी जब रिपोर्ट है तो उनके पास इतने टैक्स कलेक्ट होते हैं, इतने ज्यादा कैश रखा हुआ रहता है, वो इस डेकेड में होने वाले एक बार प्रॉफिट का वो फायदा उठाना चाहते हैं कि जब सारे लोग डूब जाएंगे, 1929 की तरह अमेरिका वाला रिसेशन आ जाएगा, या 2008 की तरह लेमन ब्रदर का जो है कि कोलैप्स होने का घटना घटेगा, या कोरोना का घटना घटेगा, जब सारे लोगों के पास पैसे खत्म हो जाएंगे, सारी कंपनियां प्रॉफिट में, सारे लोग लॉस में जाएंगे, उस समय हम उस गिरते हुए शेयर को एकाएक खरीद लेंगे, और उसी समय उस 10 साल में जो हम कैश को होल्ड करके रखे हैं उसमें इतना प्रॉफिट बनाएंगे कि लोग जो है कि 10 साल करके भी नहीं उतना प्रॉफिट बना पाएंगे। इसलिए ये लोग कैश को होल्ड करके रखते हैं। बहुत भयंकर भयंकर कितना हजार हजार डॉलर इनके पास जो है कि कैश, सिर्फ कैश कैश के रूप में पड़ा रहता है, बैंक में भी नहीं रहता है इनका। ठीक है, तो ये है, ये लोग अमीर लोग पैसा होल्ड कर रखते हैं। इससे फायदा क्या होगा टैक्स लगाने से, कि ये टैक्स जो है कि लगेगा, टैक्स लगेगा तो इससे रेवेन्यू आएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि क्षेत्र में जो है कि निवेश बढ़ेगा।
ठीक है। 2019 की घटना आपको याद होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स को सीधा सीधा मोदी सरकार ने कम कर दिया था। उस समय भी जब हम लोग पढ़ते थे उसी समय इसका विरोध किया था। अंशुमान तिवारी जो है कि इंडिया टुडे में लिखते हैं, वो अर्थात एक कॉलम लिखा करते थे, अभी भी लिखते ही हैं। तो उन्होंने, वो अच्छे खासे मतलब इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, काफी जानकार हैं। आप ये अंशुमान तिवारी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, मिल जाएगा उनका, बहुत अच्छा अच्छा कॉलम उनका आता है। ठीक है। तो इंडिया टुडे में वही उनके एडिटर हैं। तो इंडिया टुडे में वो लिखते थे उस समय, उनका मैंने सुना था, तो वो बता रहे थे कि ये कॉर्पोरेट कंपनियां एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं है। आप लोग जो ये टैक्स घटा रहे हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के समय किसी किसी कॉर्पोरेट कंपनी को तो 35% के आसपास टैक्स देना पड़ता था, और जो विदेश वाली कॉर्पोरेट की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती थी, उनको 45% के आसपास टैक्स देना पड़ता था, फिर भी डेवलपमेंट ठीक ठाक हो रहा था। भाई कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी के किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स कंपनी थोड़ी पे करता है। वो तो कार, मान लीजिए कार के ऊपर टैक्स लग गया, पैसा किससे? कंज्यूमर से लेता है ना। अब सिंपल आम साधारण जनता के ऊपर वो बर्डन बढ़ता है। अगर जनता के पास परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि खर्च करने के लिए उनके जेब में पैसे हैं, तो आप कार का दाम 1 लाख रुपया रखो चाहे 10 लाख रुपया रखो, वो बिकना ही बिकना है। चाहे 1% टैक्स लगाओ चाहे 10% टैक्स लगाओ, जनता के पास पैसा है, वो लग्जरी गुड खरीदेगा ही खरीदेगा, कार खरीदेगा, कार बिकेगा ही बिकेगा। अगर जनता के पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, जनता के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो आप मर्जी टैक्स कम कर लो, कितना भी मर्जी टैक्स कर लो, कम कर लो, वो कार बिकेगा ही नहीं। दूसरी बात, कंपनियां इन्वेस्ट ये देख के नहीं करती हैं कि कितने % सरकार टैक्स लगा रही है। कंपनियां इन्वेस्ट इस चीज को देख करके करती हैं कि खरीदने वाले हमारे कंज्यूमर्स कितने हैं और कंज्यूमर्स के जेब में पैसे कितने हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के, जो 2 पहिया वाहन में स्कूटी है, वो बिहार में अभी के समय में बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है। और बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जैसे हीरो हो गया या फिर और भी जो यमाहा है, ये लोग जो है कि इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए अलग अलग तरीके का ऑफर निकाल रहे हैं। इसका कारण क्या है? सीधे सीधे बात है, बहुत सारे महिलाओं का नौकरी लगा है टीचर में नौकरी लगने के कारण जो है कि वो, उनको जो है कि 2 पहिया वाहन चाहिए ही चाहिए स्कूल जाने के लिए, और महिलाओं के लिए स्कूटी बड़ा सेफ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बिक्री बढ़ गई है। बिक्री इसलिए नहीं बढ़ी है कि उसके ऊपर टैक्स कम या ज्यादा हो गया, बिक्री इसलिए बढ़ी है कि इनके पास 45-50 हजार रुपए की सैलरी आनी स्टार्ट हो गई है, और ये कंपनी को भरोसा है कि हमको यहाँ पे इतना बिहार में स्कूटी बिक जाएगा मेरा, इसलिए वो जो है कि बड़े पड़े हर गोदाम में जो है कि माल भेजे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स यहाँ से चलता है, इकोनॉमिक्स टैक्स से नहीं चलता, इन्वेस्टमेंट यहाँ से आता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी बढ़ेगी। ये उस समय भी चर्चा में था भयंकर तरीके से, और अभी वो ये रिपोर्ट आया है कि 25% कॉर्पोरेट टैक्स कर देने के बाद भी इंडिया में बहुत कम हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद भी किसी भी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और दूसरा बात ये भी कहा जाता है कि सिर्फ 4% लोग ही जो है कि इनकम टैक्स पे करते हैं, बाद बाकी लोग जो है कि इनकम टैक्स पे ही नहीं करते हैं। सरकार का ये टारगेट है इसको 40% तक लेके जाया जाए। 40% तक लेके जाने के लिए एक ही तरीका है, उसको मार पीट के या डरा धमका के आप नहीं ले जा सकते हैं। उनका वेल्थ बढ़ाना पड़ेगा, उनकी संपत्ति बढ़ानी पड़ेगी, और ये जो इनिक्वलिटी है इसको कम करना पड़ेगा। और ये जितने भी फेवर्स में थे, ये आर्ग्यूमेंट्स आपके फेवर में थे। अब अगेंस्ट में क्या होता है, क्या आर्ग्यूमेंट होगा बताइए? पहला आर्ग्यूमेंट तो यही होगा कि फ्लाइट ऑफ हाई नेट वेल्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि जैसे ही आप टैक्स लगाएंगे वैसे ही यहाँ जैसे लोग देश छोड़ के भागेंगे। ये सही बात भी है, इंडिया में इतना ज्यादा टैक्स है, इतना ज्यादा टैक्स आप सोच नहीं सकते हैं। आप देखिए कि आप एक कार खरीदते हैं, कार खरीदने के समय ही आपके रोड ड्यूटी फलना डुकाना जो भी होता है उसका दे देते हैं। हर पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये का वो रोड टैक्स वगैरह क्या क्या लगता है। उसके बाद हर 100 किलोमीटर के आसपास में टोल टैक्स बना हुआ है। यानी कि इंडिविजुअली कार खरीदना वो इतनी बड़ी क्या कहते हैं डिप्रिसिएटिंग एसेट है कि आप उसका बहुत भयंकर नुकसान होता है। लोग दिखावे के लिए कार खरीद तो जरूर लेते हैं, लेकिन भयंकर तरीके से उसमें टैक्स के ऊपर टैक्स, इतना टैक्स है कि लोग इसलिए टैक्स चोरी करते हैं। अगर टैक्स कम हो, मान लीजिए 100 रुपया आप कमा के लाते हो दिन भर में, 30 रुपया सरकार आपका फालतू में ले ले, कौन देना चाहेगा? ठीक है, ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा टैक्स का होना। तो अगेंस्ट में बातें यही कही जा रही है कि टैक्स बहुत ज्यादा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाएंगे वो भाग जाएंगे। उसके बाद हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट आया है, जिसमें कहा गया है कि 6500 इंडियन ऐसे हैं, 6500 इंडियन मिलीनियर हैं, जैसे ही ये टैक्स इंट्रोड्यूस होगा वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। चाइना के 13,500 ऐसे मिलीनियर्स हैं, जो टैक्स इंट्रोड्यूस होगा और वो फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे देश से। ठीक है, इसलिए वो G20 वाले देश जो है ना कह रहे हैं कि हम जो है कि सब लोग मिलके कलेक्टिव टैक्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो हम लोग कह रहे थे उस समय कि क्यों इसको रिपील किया गया था, हम यहाँ छोड़े थे ना एक टॉपिक, 2015 में इसको रिपील कर लिया गया था यहाँ पे। अब समझिए कि क्यों इसको वापस ले लिया गया था। होता क्या है
कि मान लीजिए कि आप वेल्थ लगा देते हैं कि एसेट है आपके पास, इतना सोना पड़ा हुआ है, इतना कैश पड़ा हुआ है, इतना जो है कि जमीन है आपके पास और इतनी संपत्ति आपके पास, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। सबसे पहले तो उसका मार्केट वैल्यू जो है कि इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सोने का मार्केट वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन जमीन है अगर मान लीजिए किसी के पास, उसका मार्केट वैल्यू निकालना कितना आसान है, कितना मुश्किल, सबको पता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से नहीं होगा तो होता क्या, तो 2015 से पहले तक जो है कि कंप्लायंस बर्डन मतलब समझते हैं, जो टैक्स भरना है उसका कितना टैक्स होगा, दिस कैलकुलेशन, दिस इज द कंप्लायंस बर्डन, वो बहुत ज्यादा था। लिटिगेशन होते थे, सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी ही चलती थी, डिस्प्यूट चलता था। अब डिस्प्यूट चलता था तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स ऑफिसर चाहिए आपके पास। अब आप 5 रुपया टैक्स वसूलो और 10 रुपये का ऑफिसर लग जाए उसमें, तो वो टैक्स वसूलने से फायदा क्या है? उससे अच्छा टैक्स को ही बंद कर दो। तो कंप्लायंस बर्डन हो जाता था। सिर्फ और सिर्फ क्या कारण था उसका कि जो वेल्थ है उसको कैलकुलेशन करना है कि उसके मार्केट वैल्यू क्या है, कितना टैक्स लगाया जाए इसके एसेट पे। अब बहुत दूसरी बात है कि मान लीजिए जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, रोड के किनारे उसका जमीन पड़ा हुआ है, उसका वेल्थ तो बहुत ज्यादा हो गया, उसके पास जनाब के पास कोई प्रोडक्टिविटी अगर नहीं है तो टैक्स देंगे कहाँ से? ये भी तो बात है। अमीर हैं ऐसे ही फेंका हुआ जमीन है, नाम के अमीर है, कमाई हो नहीं रही है, ऐसा आपके गांव में लोग बहुत मिल जाएंगे। उसके ऊपर अगर मान लीजिए टैक्स लगा दिया जाता है तो वो कहाँ से टैक्स देंगे? ये भी तो एक मुद्दा है। ठीक है। और कहा जा रहा है कि और ऐसे भी बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि 1 करोड़ रुपया से ज्यादा कमाते हैं, वो देश में जो है कि 42.7% टैक्स अभी खुद दे रहे हैं वो। ठीक है। इनकम टैक्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर इसके फिर शेयर और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ये कितना टैक्स देंगे? और ज्यादा टैक्स अगर किसी से लेने लगेंगे ना तो फिर उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, यार कमा के लाते हैं वो सरकार ले लेता है। अब फिर गरीबों में बंटता कितना, ये भी एक समस्या है। 2019 के आसपास का एक इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें कहा गया था कि जब ये टैक्स लिया जाए तो इन टैक्स पेयर के नाम से जो है कि इनको कुछ सुविधा अलग से दिया जाए, जैसे कि एयरपोर्ट में उनके लिए अलग से एक बनाया जाए रास्ता जाने के लिए। उसके बाद शहर के मतलब कि बड़े बड़े चौक चौराहे पे इनका नाम होना चाहिए, जो शहर के सबसे अमीर लोग हैं इन्होंने टैक्स दिया है, उनको थोड़ा इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। एयर जब वो रेलवे स्टेशन पे जाएं तो उनके लिए थोड़ी सी अलग से एक सुविधा होनी चाहिए कि ये बड़े टैक्स पेयर हैं हमारे शहर के, हमारे राज्य के। उनके नाम पे कुछ मोन्यूमेंट्स वगैरह ऐसे ही कुछ रख दिया जाना चाहिए, वो सिंबॉलिकली, ताकि उनको लगे कि हाँ हमने टैक्स पे किया है तो हमें थोड़ा सा लगना भी तो चाहिए। ठीक है। और दूसरा बात है कि अगर ज्यादा टैक्स लेंगे तो अपर क्लास के लोग खर्च कम करने लगेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर था, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट था, वेल्थ टैक्स के बारे में था। आप लोग भी बताइए वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये मुद्दा मेंस में काफी काम आएगा, इसलिए मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है। कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट था कि इसमें ये कहा गया था, ये नेहरू जी का सोच था। ठीक है। वो फैला है, फिर पूरी तरीके से वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट फैल कर गया है। एक्चुअली इसमें सोचा गया था कि एक पिरामिड की तरह चलेगा, हम ऊपर अगर पानी ढालेंगे तो वो नीचे तक जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बताते हैं क्या है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या कहा था नेहरू जी ने कि मान लीजिए कि अमीर लोगों के पास हम पैसे देंगे, ठीक है, तो वो पैसा जो है कि वो नीचे नीचे गरीब गरीब को ट्रांसफर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, उनको बहुत पैसे हैं, या फिर कोई अमीर आदमी है, उनको बहुत पैसे हैं, तो वो अपने लेबर को जो है कि अपने जो सर्वेंट रखेंगे उनको ज्यादा सैलरी देंगे। ठीक है। और उनको ज्यादा सुविधा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यानी कि अगर आप अमीर लोगों के पास पैसे देते हो तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो गरीब लोगों के पास पास करके जाएगा भी जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए ना कि कोई डॉक्टर कितना ही अमीर हो, मैं डॉक्टर इंजीनियर को किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल है सिर्फ। कोई अमीर लोग हैं, वो अपने सर्वेंट को कितना पैसा देते हैं, उनकी भी सैलरी 12,000 या 15,000 ही होती है। ऐसा है कि उनके पास बहुत पैसा है तो उसके यहाँ जो घर में नौकर चाकर काम करने वाला उसको 35,000 50,000 की सैलरी दे? ऐसा तो नहीं होता है। तो दिस इज द फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि हमने सोचा था नेक भावना से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है, लिख ही सकते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट काम नहीं किया है, इसलिए इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो अमीर लोग हैं, उनका सर्वेंट है, उनका कोई नौकर है, उनके घर में काम कर रहा है, उसको 50,000 की सैलरी क्यों नहीं दे सकते हैं? वो दे सकते हैं, लेकिन देते ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। वो होता क्या है कि कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार को कहा गया है कि कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाइए, लेकिन राज्य सरकार किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है। और इसलिए नहीं लगाती, ये पॉपुलिज्म है सिर्फ, कि हम गरीब किसानों के ऊपर टैक्स कैसे ले सकते हैं, सारे किसान तो गरीब है, लेकिन कुछ किसान गरीब, मतलब गरीब मैक्सिमम किसान गरीब हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे अमीर हैं, जैसे कि अब मान लीजिए अडानी साहब के पास एक बगीचा है, सॉरी अंबानी साहब के पास जामनगर का बगीचा है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। जामनगर रिफाइनरी के पास इतना बड़ा बगीचा है आम का कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब ऐसे ही क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ ये जो जो भी नाम ले रहे हैं, ये
सारे हीरो हीरोइन के पास बहुत बड़ा बड़ा फार्म लैंड है, लेकिन कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता है, तो लगना ही चाहिए। obvious सी बात है कि अमीर किसानों के ऊपर जो टैक्स पे कर सकते हैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स लगाना चाहिए, और राज्य सरकार को अपने जो है कि बैलेंस को ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर टैक्स लगाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ठीक सर, है क्या आदित्य सर? ऐसे ही कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन छोटा छोटा मुद्दा है, ध्यान में रहना चाहिए। चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, आप लोगों को पता है। तो जो केस होता है ना, उसमें केस में जो इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आते हैं, या केस के बीच में जो उसमें क्या कहते हैं वहाँ चलते रहता है सुनवाई, तो उसका कुछ कुछ चीजें सुनना चाहिए कि सरकार अपने पक्ष कैसे रखती है, या फिर मतलब कि उसके अगेंस्ट में जो उसमें डिबेट होता है ना, उसको आप लोग सुनिए, ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा। तो चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है कि आप जानते हैं चुनाव आयोग में अभी नियुक्ति कैसे होती है? 2 चुनाव आयुक्त का नियुक्ति भी किया गया है अभी रिसेंट में। कैसे होती है नियुक्ति अभी चुनाव आयोग में, बताइए कोई, बताइए। क्या सर, फिर से एक बार पूछिए। चुनाव आयोग में अभी नियुक्ति जो हो रही है वो किस तरीके से होती है? उसके बॉडी में कौन कौन लोग हैं? एक प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो है 2 सदस्यीय कमेटी होती है। प्राइम मिनिस्टर 3 और सदस्यीय और प्राइम देखिए मिनिस्टर होते हैं, निर्धारित एक व्यक्ति एक मिनट, कुंदन को बोलने दो पहले। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा मेरे प्राइम मिनिस्टर के निर्धारित एक व्यक्ति और विपक्ष के एक व्यक्ति, और साथ में जो है आपके पहले ये न्यायिका मतलब इससे नहीं, गलत जुडिशरी से गलत भी एक होते गलत थे, गलत लेकिन अब गलत। बाकी चीज प्राइम बदल गए हैं। मिनिस्टर होते हैं और एक मंत्री होते हैं और एक विपक्ष का नेता होता है। ठीक, देखिए होता क्या है हम बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर उसका रैंक अलग होता है, ये समझ लीजिए। और विपक्ष के लोग नहीं होते हैं, जो लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है वही होता है। एग्जैक्ट वर्डिंग ये है, ठीक है। ये 3 लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाया था कि उस कमेटी में पीएम हो, उसके बाद विपक्ष के नेता हों, और जो है कि सीजेआई हो, या सीजेआई जिस जज को नॉमिनेट कर दे वो हो, ठीक है। तो पीएम हो गया, सीजेआई हो गया, और फिर क्या कहते हैं एक विपक्ष का नेता हो गया, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। तो सीजीआई को हटा करके जो संशोधन किया है मोदी सरकार ने, उसमें क्या किया है कि पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका फिर से केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, उसमें राज्य सरकार ने जो अभी केंद्र सरकार ने तर्क रखा है अपने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा, तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल है अभी भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो उन्होंने जो कोटेशन कहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कि कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और न्यायालय के किसी व्यक्ति के किसी संस्था में आ जाने से उसकी कोई स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती है, इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये लाइन समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लाइन क्या है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। मतलब क्या है कि चुनाव आयोग जो है एक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका संविधान में जिक्र है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मतलब है कि उसके जो आयुक्त होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत टफ है, ठीक है। इसमें कहा, ये अगला लाइन कहा गया है कि न्यायालय के किसी व्यक्ति के आ जाने से किसी संस्था की स्वतंत्रता और सुनिश्चित होती है, इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कि आप समझिए यूपीएससी जो है, यूपीएससी भी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ठीक है। जैसे चुनाव आयोग एक संस्था है, वैसे यूपीएससी भी एक संस्था है, वैसे कैग भी एक संस्था है, ठीक है, वैसे ईडी भी एक संस्था है ना। ये सारी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। तो यूपीएससी का अध्यक्ष को चुनने के लिए कोई न्यायालय का व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ है, वो तो सरकार उसकी नियुक्ति करती है, और यूपीएससी ठीक तरीके से काम कर रही है। तो न्यायालय का व्यक्ति ही चुन के दे, उसमें उसके चुनाव कमेटी में न्यायालय का न्यायाधीश रहे, ये कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, चल तो रहा है इस काम। उसी तरीके से कहा गया है, जैसे कैग है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इसका भी चुनाव होता है, मतलब इसका भी सिलेक्शन जो होता है, इसमें भी कोई न्यायालय का कोई व्यक्ति नहीं है। न्यायालय इन द सेंस कि न्यायपालिका का कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार जिसको मन होता है उसको नियुक्ति करती है, और ठीक ठाक तरीके से ही काम कर रहा है, चाहे ईडी हो या और भी। तो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में न्यायालय का कोई व्यक्ति हो, इससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी, ये कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, ये सरकार का एक तर्क है, ठीक है। इसके विपक्ष में तर्क यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था वो कानून वो अच्छा था, क्योंकि उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के लोग जो है कि थे, और वो एक बैलेंस था। क्यों बैलेंस था? एक तरफ जो है कि सीजेआई थे, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई जस्टिस थे, दूसरा जो है कि उसमें पीएम थे, तीसरा जो है कि विपक्ष के नेता थे। तो तीनों क्या हो रहा था?
तीनों अलग अलग थे, अलग अलग विचारधारा के। जो पीएम होंगे, मान लो कि मोदी है, उसके विपक्षी नेता भी अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और चंद्रचूड़ साहब जो है कि सीजीआई हैं। तीनों लोग किसी को मिलके कोई कमेटी में अगर मान लो कि किसी के ऊपर कर देता कि नहीं, हमको जो है कि इसका नाम पसंद नहीं है, इसको ये सरकार का फेवर करेगा, इसका नाम नहीं करते हैं, वहां पे कोई एक व्यक्ति भी अगर उस पर आरोप रोक लगा देता ना, वो रुक जाता। अभी भी 3 लोग ही हैं, सीजेआई नहीं है इसमें से। सीजेआई नहीं है तो मान लो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है, मान लो या तो अमित शाह रहेगा, या राजनाथ सिंह रहेगा, या पीयूष गोयल रहेगा, कोई ऐसे ही जिसको नॉमिनेट करेगा वही रहेगा। अब पीएम किसी कैबिनेट मिनिस्टर को नियुक्त किया है, अगर वो पीएम जिसको कह रहा है कि इसके नाम पे मोहर लगाओ, वो नहीं लगाएगा, तो पीएम के पास पावर है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं चेंज कर देगा। तभी तो जो है कि रेशियो 2:1 का हो गया है। तो विपक्ष का नेता कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी नोटिंग ड्राफ्टिंग कर ले, अभी अधीर रंजन चौधरी ने हल्ला किया था, कुछ होने वाला ही नहीं है। जिसको मन होगा उसको चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। और दोनों चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई है, उसमें ये आरोप है कि उन्होंने अयोध्या का जो मामला 1992 वाला है, या उससे भी राम जन्मभूमि आंदोलन है, उसमें भी काफी सहयोग किया था। ये उस समय वही पोस्टिव स्टेट क्या थे पता नहीं। तो इस तरीके से तो निष्पक्षता खत्म होती है। टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त अब कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है सर, एक सवाल मेरा ये भी है हाँ, कि बोलिए। सेम यही क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के विषय में फिर क्यों नहीं होता? जो कॉलेजियम जो बनाया गया है उसमें न्यायपालिका अपनी जो है त्रुटि बोलती है, यही देखिए चीज वहां भी देखिए अगर होना देखिए सुन लीजिए, कॉलेजियम के ऊपर कितना ही भी विवाद हो, हम मानते हैं उसमें भाई भतीजावाद होता होगा, आपके मन में जितना भी संशय शंका होगा, लेकिन कॉलेजियम से जो नियुक्तियां हो रही हैं, एटलीस्ट उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरी तरीके से सुनिश्चित होती है। अगर उसमें क्या कहते हैं, ये कार्यपालिका या विधायिका के लोगों को ये आप पावर दे देते हैं, इसका सिलेक्शन जैसे कि एनजीएसी जो लाया गया था, उसको 99th वो था ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनजेएसी, आप जानते हैं इसके बारे में? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाया गया था जी रूल, सर, उसको जी सर, निरस्त कर दिया है न्यायपालिका ने। ये सही काम किया है, हम इसके बिल्कुल भी फेवर में। ठीक है, कुछ भी हो, कितना भी आरोप लगे, उसके ऊपर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी तरीके से न्यायपालिका जितना निष्पक्ष है ना, एटलीस्ट ये निष्पक्ष रहना ही चाहिए। अमेरिका में भी बहुत बुरा स्थिति है, आपको पता है, ट्रंप के द्वारा सिलेक्टेड कोई जज था, वहां एबॉर्शन के नियम को ही बदल दिया है। आप इतनी प्रोग्रेसिव कंट्री अमेरिका, आप सोच भी नहीं सकते वहां पे एबॉर्शन का अधिकार नहीं है, महिलाओं को एबॉर्शन का राइट नहीं है। वो तो शुक्र है कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वहां के मतलब कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने कानून बनाने के पूरी अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। वहां पे कुछ राज्यों में एबॉर्शन का राइट है, कुछ राज्यों में एबॉर्शन का राइट नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट न्यायपालिका को उसके कॉलेजियम सिस्टम में सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में है। लेकिन किसी भी सूरत में न्यायपालिका के सिलेक्शन में किसी भी कार्यपालिका या विधायिका के लोगों का होना कोई जरूरत नहीं। न्यायपालिका अपने आप से स्वतंत्रता है, तो वो फैसला करे। दूसरी बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं या स्टाफ होते हैं, या और भी लोग जो हैं, देखिए आप हाईकोर्ट का जो स्टाफ होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होता है, उसका सिलेक्शन कौन करता है? सीधा सीधा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है, उसकी अलग से वैकेंसी आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग से वैकेंसी आती है। अभी सिविल कोर्ट वाला बिहार में वैकेंसी चल ही रहा है, हाईकोर्ट वाला अभी इधर कंप्लीट हुआ है वैकेंसी, इधर रिजल्ट आया 10-15 दिन पहले। ठीक है, मेरा भी एक फ्रेंड दिया था उसमें। तो मैं कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है, वरना तो कोई जो है कि एक करिश्माई नेता मोदी की तरह आएगा, सबको जो है कि अपने कंट्रोल में कर लेगा, फिर तो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस का जो रूल है संविधान को, वो कहाँ जाएगा? आप बताइए, कुछ पता है? राज्यपाल का ये भी कारनामा जो है कि ये फिर तो पूछा जा सकता है, बीपीएससी में से सवाल तो पूछे ही जाते हैं। वह क्या बता था कि दीजिए। तमिलनाडु का एक मंत्री था, उसके ऊपर कोई आरोप लग गया, दोष लग गया भ्रष्टाचार या किसी भी चीज का। ठीक है, तो उसको जो है कि मंत्री पद से त्यागपत्र उनको देना पड़ा था, और जो है कि उसके ऊपर केस चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके दोष सिद्धि पर रोक लगाया कि भाई ये दोषी नहीं है, ऐसा जो है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक इनको दोषी में नहीं माना जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या किया कि तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि वो क्या तो नाम था, कुछ करके नाम है, नाम से मतलब भी नहीं है, कि उस मंत्री को फिर से शपथ दिलाया जाए। अब जब राज्यपाल एन वीरेन के पास, वो आर रवि के पास गया, तो वो जो है कि शपथ दिलाना ही नहीं चाह रहे थे कि नहीं, हम इसको शपथ नहीं दिलाएंगे। तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कस के फटकार लगाया राज्यपाल को कि जब हम कह दिए हैं कि ये दोष सिद्धि नहीं हुई है, जब तक ये तब तक इनको जो है कि दोष मुक्त माना जाएगा, तो आप क्यों नहीं शपथ दिला रहे हैं इसको? आपकी मनमानी क्यों चल रही है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको 24 घंटे के अंदर शपथ दिलाएं। आप समझ लीजिए कि राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद होता है,
वो केंद्र सरकार की तरफ इतना झुका हुआ है, वो किसी भी सूरत में इसको शपथ दिलाना नहीं चाह रहा है कि मंत्री को शपथ दिलाने से रोका जा रहा है, जबकि रूलिंग में क्या लिखा गया है, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे। ठीक है, किसी मंत्री को अगर कह देगा मुख्यमंत्री हटाने के लिए तो उसको हटाएगा भी, अगर किसी मंत्री को शपथ दिलाने के लिए कह देगा तो राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। ये तो उसको ड्यूटी है राजभवन में बैठ के। ऐसा थोड़ी है केंद्र सरकार के वहां एजेंडा को लागू करना है। कल मैंने केरल का केस डिस्कस किया था ना, केरल सरकार ने इसके ऊपर केस कर दिया है, वहां मैं राष्ट्रपति जी के मोदी के ऊपर ही केस कर दिया है। अभी केस चल रहा है, देखिए क्या होता है फैसला। इसमें तो वर्डिक्ट आ गया, चुनाव आयोग वाला भी केस चल ही रहा है। ठीक है, तो ये सब है पॉइंट, आपको कभी अगर लिखना हो तो लिखने में काम आएगा। चलते हैं, फिर कल मिलेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ, और होमवर्क वगैरह भी अपडेट कर दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, गुड नाइट।